पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी में जो लोशु ग्रिड है, हाँ जी। उसकी मेरे को एक सटीक व्याख्या आप कर सकते हो कि भाई लोशु ग्रिड का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से क्यों निर्माण हुआ है, उस बारे में कुछ अगर आप मेरे को बता सकते हो तो। कहते हैं कीरो अंक ज्योतिष के जन्मदाता रहे हैं। अंक ज्योतिष भी दो तरह की है। एक कि ज्योतिष विद्या एक्चुअल में क्या है और ये कैसे मतलब वर्क करता है, उसके बारे में आपके हिसाब से क्या व्याख्या रहती है वो मेरे को बताओ। चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लो हाँ। या न्यूमरोलॉजी, हाँ। 9 टाइप की एनर्जी जो हमारी बॉडी और माइंड को फंक्शन करवाती है, वो 9 प्लैनेट्स हैं। सर, वास्तुशास्त्र एक्चुअल में क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कितने साल पुराना है? वास्तु का अर्थ है वास करने योग्य स्थान। हाँ। हमारे निवास स्थान का प्रकृति के साथ संतुलन में होना वास्तु है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो किसी भी संदर्भ से हो। का कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि वास्तु में जो चेंजेस किए उसके बारे में बहुत बड़े बदलाव उसको देखने मिले हो? वास्तु की जरूरत 2 चीजों के लिए होती है। पहली, इसलिए मैं इसे पूंजीपतियों का विषय कहता हूँ। बिजनेस में लॉस आ रहा है, रिश्तेदारी में कोई ना कोई अनबना हो रहे, बराबर। तो ऐसी सब चीज़ों पे क्या नंबरोलॉजी और अपना ज्योतिष शास्त्र है तो उसमें कुछ हो सकता है काम, तो कैसे हो सकता है? बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी ने मेरा ध्यान बहुत अट्रैक्ट किया है अपनी ओर, और मुझे सबसे ज्यादा सुख का अनुभव, मुझे पैसों में सुख नहीं मिलता और किसी भी काम में भी नहीं। जो सुख की अनुभूति मुझे, कोई शादी के पहले पेरेंट्स वगैरह कुंडली मिलाते हैं लड़के और लड़की की, तो उसमें क्या ऐसी सिम्युलेटेड बातें होनी चाहिए और क्या वो इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है तो किस हिसाब से करता है, उसका फिर मेरे को पूरा परिचय। कुंडली मिलान को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि जिनके 34, 35 या 36 गुण भी मिलते थे उनका भी, और जिनके 8 से 10 गुण भी मिलते थे उन्हें साथ निभाते देखा। तो मैं गुण मिलान में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी मैच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रकाश बुआ। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का पर्टिकुलर जो मेरा सब्जेक्ट है, जो वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, ओवरऑल ज्योतिष के ऊपर आज हम जो भी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के हमारे गेस्ट है पंकज मुथानी जी। पंकज जी, मैं आपका मेरे शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि अपने सनातन संस्कृति में पहले से ही जो दिखाया जा रहा है कि भाई अपने को पढ़ाया जा रहा है और ऊपर से अपने जो परंपरा रही है कि ज्योतिष एक हमारा संस्कृति का एक विभिन्न हिस्सा रहा है, तो उसके बारे में डिटेल से थोड़ा जानना है। और पंकज जी खास करके न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट है और उसमें भी जो नाम के साथ वो छेड़खानी करके इतना थोड़ा सटीक उसका जो नॉलेज है, तो नॉलेज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है, ऐसे पॉडकास्ट जो निष्णात ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर इस विषय पे भी कोई बात करता है। हाँ, एक हो सकता है कि सबका इसमें थोड़ा मत अलग हो सकता है कि भाई चलो विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक विचार का अंत तो निष्कर्ष तो एक ही रहता है शायद तक। तो पंकज जी, आपका फिर से एक बार स्वागत करके मैं आगे आपको पहले तो यही बोलूंगा कि आप अपना परिचय पूरा मेरे दर्शक मित्रों के सामने रखें। ठीक हाँ। है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गुरुओं की ब्लेसिंग लेनी जरूरी है और परम ब्रह्म को धन्यवाद करना जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज मुथानी, मजिशियन ऑफ एस्ट्रो साइंस। आपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना मैं अपना इंट्रोडक्शन अधूरा समझता हूं। तो चलिए, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। मन की वो अवस्था जो अखंड, अनंत, अनादि, निर्गुण, सत, चित और आनंद से युक्त हो, यही अवस्था ब्रह्म है। प्रत्येक तत्व या प्रत्येक वस्तु के कण कण में ब्रह्म की उपस्थिति विद्यमान है और अंत या नाश होने पर सब इसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, परम, सत्य। बात ब्रह्म की हो रही है तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मतलब दिल की प्रबलता से काम बनते हैं और दिल की निर्बलता से काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, निराश मन और निराश व्यक्तित्व कभी अपने सपनों के हाइट पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी निराश मन मत करना, क्योंकि जैसा आपका मन है वैसे ही आपके ईश्वर होंगे। मन यदि निराश है
तो आपके ईश्वर भी निराश ही होंगे। इसलिए हैप्पी रहिए, ये सफलता का पहला सूत्र है। गौर करेंगे तो पता चलेगा, कईयों ने कोई मूवी नहीं देखी जिन्हें मूवी देखने का बहुत शौक था। हाँ, कईयों ने कोई गाना नहीं गुनगुनाया जिन्हें गाना गाने का बहुत शौक था। बहुत शौक है। कई घूमने नहीं गए जिन्हें घूमने का बहुत शौक था। तो वो सारी चीज़ें छोड़ दी जिनसे उसे खुशी मिलती थी। तो ऐसा मत करो। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ब्रह्मा जी ने 3 वेदों का ज्ञान प्रदान किया। अब आप सोच रहे हैं वेद तो 4 हैं, ये 3 ही क्यों बता रहे हैं? तो चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसे ऋषि अथर्वा जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे उन्होंने क्रिएट किया। और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसमें श्रेष्ठ कर्म करते हुए ईश्वर की उपासना से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए इस पर बात की है। चारों वेदों में सिर्फ यही है जिसमें श्रेष्ठ कर्म की बात हुई है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि बिना श्रेष्ठ कर्म के कोई भी अपनी फील्ड के टॉप पर नहीं पहुंच सकता, ऐसा मेरा मानना है। उनका ये उपकार मानव जाति पर हमेशा रहेगा जिन्होंने इस अद्भुत ग्रंथ से हमें अवगत करवाया। और जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद में बात हुई है ज्ञान की, नॉलेज की, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। यजुर्वेद है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सामवेद है प्रैक्टिस ऑफ भक्ति और अथर्ववेद है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। महर्षि अत्रि कहते हैं नास्ति वेदांत परम शास्त्रम, अर्थात वेदों से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं है। वेद जो है वो ज्ञान की जड़ है जहाँ से सारी विधाओं का आरंभ होता है। इट्स साइंस ऑफ साइंसेस। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, वास्तु वाले की, न्यूमरोलॉजिस्ट की, रेकी करने वाले की, हीलिंग करने वालों की जड़ें मजबूत होंगी तभी वो कुछ दे पाएगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 70-80 हज़ार रुपये दिए, कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया या वास्तु का या न्यूमरोलॉजी का, 4 किताबें पढ़ ली, टोने टोट के सीख लिए, फिर कुछ एड्स चला दी, कुछ रील्स चला दी, कुछ पॉडकास्ट कर लिए, हाँ, फिर तुम बड़े 30 मार्का बने घूम रहे हो। हाँ, किसी के पास क्लाइंट्स नहीं आए, किसी के पास क्लाइंट्स आ गए, फिर तुमने उन्हें कुछ प्रेडिक्ट कर दिया हाँ, या कोई टोना टोट का चिपका दिया, रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं तो कर्म फूटे अगले के। अपना क्या है, अपनी तो फीस आ गई। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को या खुद को? अगर लोगों को बना रहे हो तो आप अपने कर्म काट रहे हो या आप अपने कर्म बांध रहे हो? हाँ, और अगर आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो तो मैं कहता हूँ मत बनाओ। मत बनाओ। सही बात जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बेवकूफ़ हो। तुम्हें खुद को नहीं पता तुम क्या डिलीवर कर रहे हो। कर रहे हो। फिर तुम कहते हो ग्राहक नहीं आ रहे, मैंने इतना कुछ करके भी पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाना है तो पहले पैसा क्या है ये समझना होगा। पैसे की एल्केमी समझनी होगी। और पैसे की एल्केमी समझने के लिए आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है उसे पढ़ना होगा। और इतना भी समय नहीं है आपके पास, तो मैं बता देता हूँ पैसा क्या है, पैसे की एल्केमी क्या है। आप जो जगत को डिलीवर करते हो, फिजिकली, मेंटली या प्रैक्टिकली, आपकी आर्ट, आपका नॉलेज, आपका प्रोडक्ट, आपका स्किल या कोई भी वैल्यू एडिड सर्विस, उसकी एवज में जो पॉइंट मिलते हैं वो पैसा है। आप जो इस जगत को डिलीवर कर रहे हो और उसकी एवज में जगत जो आपको पॉइंट देता है वो मनी है। और मनी सिर्फ धनी लोगों के पास है। और धनी वो है जो पागल है, जिसके दिमाग में धुन सवार है, हाँ, जो अपनी ही धुन में मस्त रहता है, अर्थात जो अपनी प्रकृति में है, जो अपने स्वभाव में है, जो अपनी धुन में है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी धुन को पहचानो, अपनी प्रकृति को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो। ये सफलता का दूसरा सूत्र है। क्योंकि जब आप अपने स्वभाव को नहीं पहचानोगे तब तक आप अपनी फील्ड के टॉप पर नहीं पहुंच सकते। और अगर ना पहचान पाओ तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुमसे मिलवा दूंगा। आपकी क्वालिटी, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ से मैं मिलवाऊंगा आपको। क्योंकि खुद से खुद को मिलाने की जो विधा है वही एस्ट्रोलॉजी है, वही वास्तु है, वही न्यूमरोलॉजी है। इंसान की हाई पोटेंशियल क्या है और वो वहाँ कैसे पहुँचेगा ये बताना एस्ट्रोलॉजी का वर्क है। और कोई कह दे कि मेरे पास तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, मैं क्या करूँ, तो टेंशन मत लो, क्वालिटी क्रिएट करने का फॉर्मूला भी है मेरे पास। पर सच तो ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, ऐसा कोई जीव नहीं जो अधूरा हो। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है तो उसकी बनाई कोई वस्तु कैसे अधूरी हो सकती है? क्योंकि शून्य में से शून्य निकालेंगे तो शून्य बचेगा।
पूर्ण में से पूर्ण निकालेंगे तो पूर्ण ही बचेगा, तो तुम अधूरे कैसे हो सकते हो। उसने सबको बराबर दिया है। जो 5 इंद्रियां आपके पास है, वही 5 सेंसेस जगत में सबके पास है। आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इंसान कैसे अपनी हाई पोटेंशियल जाने और कैसे वहां तक पहुंचे और कैसे एक समृद्ध व्यक्ति बने और खुशहाल जीवन जिए, ये बताना एस्ट्रोलॉजी का वर्क है। पर आजकल तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉन्वालेक्सा 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 बोलो, पैसों की बारिश हो जाएगी। इस दिन फलानी फलानी चीजें मंदिर में रख के आ जाओ, पैसों की बारिश हो जाएगी। ये नंबर हाथ पे लिख लो, पैसों की बारिश हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं साहब। आप शुक्रवार के दिन शराब पीजिए, पार्टी करिए, एंजॉय करिए, पैसों की बारिश हो जाएगी। इतनी ही बारिश करवानी आती तो अपने घरों पर ही क्यों नहीं करवा लेते? करवा लेते, सही बात है। लोगों के घरों पर क्यों करवा रहे हैं? जरा विचार कीजिए। सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं, आप एक कार में बैठे हैं, आपको गेट ऑफ इंडिया जाना है। कार ट्रैफिक में फंस जाती है, आप घबरा जाते हो, अब मैं कैसे पहुंचूंगा गेट ऑफ इंडिया। इतने में बाजू की सीट पर एक ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं। वो कहते हैं घबरा मत, जीपीआरएस को धूप दीप कर, अगरबत्ती कर, ये देव हैं, ये जल्दी पहुंचा देंगे। आप लग गए अगरबत्ती करने, फिर भी ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। इतने में पीछे की सीट पे उससे भी बड़े ज्ञानी बैठे थे। उन्होंने कहा अरे जीपीआरएस को छोड़, ये तो छोटे मोटे देवता हैं, बड़े देवता को पकड़। गूगल बड़े देव हैं, वो जल्दी पहुंचा देंगे, उनके 108 मंत्र जाप कर। आप लग गए गूगल देवाय नमः, गूगल देवाय नमः। ये क्या नाटक लगा रखा है, ये हो रहा है हमारी फील्ड में। अरे बेवकूफ, कार से नीचे उतरता, थोड़ा आगे जाता, थोड़ी गाड़ियां इधर उधर करता, ट्रैफिक क्लियर हो जाता। पर तुम्हें तो कार के अंदर सॉल्यूशन चाहिए था और सॉल्यूशन कार के बाहर था। और जब अपने मन की, अपनी सोच की इस कार से बाहर निकलोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, कार में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकर्मणी का कोई भाग्य नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, चाहे आप राजयोग लेके बैठे हैं या पंच महापुरुष योग, बिना कर्म के सब व्यर्थ है। ये सफलता का तीसरा सूत्र है। फ्रेंच काफ्का ने कहा है, गॉड गिव्स वॉलनट बट नॉट बाय ब्रस्टिंग। ईश्वर अखरोट देता है लेकिन फोड़कर नहीं, फोड़ना आपको खुद पड़ेगा दोस्तों। तो ये विचार रहे हैं मेरे ज्योतिष के और ज्योतिष की जो रियलिटी है उनके प्रति। सही बात है सर। जैसे कि आपने बात की हैप्पीनेस के बारे में और अपनी सोच के बारे में, तो पर्टिकुलर कोई भी इंसान हो, उसकी बुद्धि की क्षमता कम या ज़्यादा हो सकती है, हाँ। बराबर? तो उसको कहीं न कहीं वो मतलब डिसअपॉइंट इतना होता है कि भई उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भई मैं क्या करूँ, क्या नहीं? बिज़नेस में लॉस आ रहा है, हम्म। रिश्तेदारी में कोई ना कोई अनबना हो रहे है, बराबर? तो ऐसी सब चीज़ों पे क्या न्यूमरोलॉजी और अपना ज्योतिष शास्त्र है, तो उसमें कुछ हो सकता है काम, तो कैसे हो सकता है? और कौन से विधि-विधान से हो सकता है? क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अपन जो समाज में रह रहे हैं अभी हम्म। फिलहाल, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, सबके पास है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बराबर? तो पहले तो पर्टिकुलर गुजरात की बात करूँ, तो गुजरात में न्यूमरोलॉजी का सबको कम पता है कि भई इतना खुल के सब इसके बारे में पूछ नहीं रहे, हम्म। कोई जान भी नहीं रहा है, कि सबको इतना नॉलेज भी नहीं है। तो उसको आप क्या कहना चाहोगे एक बार? पहले सब तो न्यूमरोलॉजी का आप एक बार परिचय करो। हाँ। न्यूमरोलॉजी का हुँ, बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी ने मेरा ध्यान बहुत अट्रैक्ट किया है अपनी ओर। हुँ, हुँ, और मुझे सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव मेडिटेशन या ध्यान में होता है। हुँ, हुँ, मुझे पैसों में सुख नहीं मिलता हुँ, और किसी भी काम में भी नहीं। जो सुख की अनुभूति मुझे ध्यान से मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। ध्यान क्या है, ये समझने के लिए आपको ऋषि पतंजलि के योग सूत्र पढ़ने होंगे। पतंजलि का अर्थ है पत्ते की नोक पर जो ओस की बूंद थी, उससे ऋषि पतंजलि का जन्म हुआ, जिन्होंने जगत को ध्यान की विधियां और योग सूत्र का ज्ञान दिया। सारी विधाएं मेरे दिल के करीब रही है, पर ज़्यादा क्लोज की बात करें तो नेम न्यूमरोलॉजी है। क्यों? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। जैसा कि मैं कहता हूँ, मैंने शब्दों पर बहुत काम किया है, क्योंकि इस संसार, इस जगत की रचना शब्दों से हुई है। कैसे?
जब उन्होंने वो बजाया डम डम डम, तो उसकी ध्वनि से जो उत्पन्न हुआ, जो सृजन हुआ, वो ये जगत है। इसलिए मैं कहता हूँ शब्दों का बड़ा महत्व है। और बात करें नेम न्यूमरोलॉजी की, जैसे शेल्डियन, क्रोनोलॉजी, कबाला, पाइथागोरियन, चाइनीज, एंजलिक, इनके अलग अलग फाउंडर हैं। जैसे ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने पाइथागोरियन को जन्म दिया, इन्हें फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। कबाला जो है वो वाइब्रेशन की साइंस है। अल्फ़ाबेट से 22 वाइब्रेशंस निकलती है। बेबीलोनिया के लोग शेल्डियन जानते थे, इसमें 1 से 8 नंबर होते हैं। 9 इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 9 को नहीं लिया गया। पाइथागोरस का मेथड है, वो 6 सिग्निफिकेंट नंबर पर काम करता है। लाइफ पाथ नंबर, पावर नंबर, सोल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, बर्थडे नंबर एंड एटीट्यूड नंबर। फर्स्ट नेम पर्सन की सोशल स्टेटस दिखाता है, मिडिल नेम पर्सन की सोल एनर्जी बताता है, और लास्ट नेम पर्सन की सेल्फ इमेज बताता है। फाउंडर कोई भी हो, पर मैं जिन्हें नेम साइंस का जन्मदाता मानता हूँ वो कोई और ही है, जिन्होंने इस जगत को बताया कि नेम में बहुत पावर है। उन्होंने पत्थरों पर नाम लिखा और नाम की पावर दिखाई, और इस जगत को बताया कि राम से बड़ा राम का नाम। नाम। उन्होंने बहुत पहले बता दिया, हमें बहुत लेट मिली है ये साइंस। इसके जन्मदाता ही संकट मोचन है, इसलिए इस साइंस में 9 को इंक्लूड नहीं किया जाता। आप श्री गणेशाय नमः बोलें, आप जय श्री कृष्णा बोलें, आप हर हर महादेव बोलें, आपको जानकर हैरानी होगी, इन सबका टोटल 6 पर आएगा। 6 वीनस का नंबर है, जो मनी, करियर, रिलेशनशिप देता है। नाम जपने से ये सब बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमारे सनातन में नाम और जप को इम्पोर्टेंस दी गई है। नोकिया और सैमसंग की टोटल 7 पर थी। 7 डिटैचमेंट का नंबर है, धोखे का नंबर है। दोनों कंपनियां एकदम से फ्लॉप हो गई। फेसबुक 35 के 8 पर आता है। इनको कोर्ट इशू आ रहे थे, तो इन्होंने इसे मीटा में कन्वर्ट कर दिया, जो 14 के 5 पर आता है। गूगल, फेसबुक, याहू में डबल ओ आता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो साइंस उनके पास है वो आपके पास नहीं है। आप अपना फ़ोन खोलें, उसमें गूगल, क्रोमी, जीमेल की ऐप देखें। इनमें 5 कलर दिखाई देंगे आपको, जो पंच तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल का काम किया है या वर्ल्ड पे राज किया है। पांचों सेंसर्स को सेटिस्फाइड किया आईफोन ने, तब जाके वो वर्ल्ड की टॉप फोन कंपनी बनी। और ये 5 सेंसर्स का नॉलेज स्टीव जॉब्स नीम करोली से लेकर गए। जब बड़े बड़े लोग इस साइंस को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो पंकज जी, पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं आप, बराबर, न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि फिर जो नाम के पीछे जो साइंस है, बराबर। तो ऐसी कोई हस्ती, ऐसी कोई सेलिब्रिटी आपके जहन में, आपके ध्यान में कोई है कि भाई उसने न्यूमरोलॉजी का कंसल्टिंग किया हो और उसको बाद में उसकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव उसने देखे हो? उसने ही नहीं, सारी दुनिया ने देखे हो, ऐसा ऐसा हाँ कोई है है। तो? हाँ। एक सिंगर थे हम्म। जिनका नाम था प्रतीक बच्चन। हाँ। इन्हें कम लोग जानते थे, हम्म। पॉपुलैरिटी कम थी। इन्होंने किसी नेम न्यूमरोलॉजी से हम्म। अपनी नेम करेक्शन करवाई हम्म। और अपना नाम बी पराग रख लिया। हम्म। इसके बाद एक तरफा सक्सेस इन्हें देखने को मिला। आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है। हाँ। तो ये नेम साइंस की पावर है। काफ़ी बॉलीवुड स्टार ने भी नेम करेक्शन की है, हाँ। जैसे आयुष्मान खुराना, हाँ। शाहरुख खान, अजय देवगन, राजकुमार राव, हाँ। सुनील सेठी जी ने भी की है। पर इनकी करेक्शन थोड़ी रॉन्ग लग रही है मुझे। हम्म। कुछ बैड इफेक्ट भी देखे होंगे, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सेठी में हम्म। एक वाई ऐड कर दीजिए और मिरेकल इन लाइफ देखिए। हम्म। इंसान को सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी सक्सेस क्यों अचीव नहीं हुई। हम्म। कुंडली भी ठीक है, सब ठीक है, हम्म। क्योंकि वो इस हिडन साइंस से दूर है। दूर है। मैंने रिसेंटली अभी वर्ल्ड की 1400 बड़ी कंपनियों पर रिसर्च की और उनके ऑनर की डेट ऑफ बर्थ और कंपनी नेम पर, तो मुझे कुछ सीक्रेट्स मिले। इन सीक्रेट्स ने मुझे इस विधा में निपुण कर दिया। मैं किसी के नेम या बिजनेस नेम की करेक्शन के 11,000 चार्ज करता हूँ। जो भी शॉप और बिजनेस नहीं चल रहे, उनकी नेम करेक्शन करता हूँ।
और बिजनेस चल पड़ते हैं। फिर लोग कहते हैं ये तो मजिशियन है। कैसे समझाऊं कि मजिशियन मैं नहीं, मजिशियन तो कोई और है, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ। नेम साउंड का बहुत इफेक्ट होता है। जैसे किसी के नेम में एस एच की साउंड आ रही है बिगनिंग में, तो उन्हें हेल्थ इशू और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। किसी के नेम में एस यू या एस एच यू की साउंड आ रही है, तो मेजर हेल्थ रिलेटेड इशू उन्हें देगा। किसी के नेम में वी आई के, वीक की साउंड आ रही है, तो इम्यूनिटी वीक होगी उनकी। किसी के नेम में एन की साउंड आ रही है, तो एक्स्ट्रा हार्डशिप मिलेगी उन्हें। एम वालों को ये समझ नहीं आया कि लाइफ में इतनी ब्लॉकेज क्यों है, काम रुक क्यों जाते हैं एंड टाइम पे, पीपल का पेड़ क्यों उगाता है घर में, क्योंकि ये एक कार्मिक अल्फ़ाबेट है। बी वालों को ये समझ नहीं आया कि फैमिली की वजह से उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ दिया, हुँ, प्रोफेशन क्यों छोड़ दिया, प्रॉफिट क्यों छोड़ देते हैं। पी वालों को ये समझ नहीं आया कि लाइफ में डिले क्यों है, हुँ, लाइफ में सारी चीज़ें लेट क्यों मिलती हैं इन्हें, मकान बनाने में दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है। एन वालों को ये समझ नहीं आया हर काम में पहले ना क्यों सुनने को मिलता है। तो ये सब समझ तब आएगा जब आप इस साइंस को जानोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मानो मत, जानो। जानो। और सर पर्टिकुलर जैसे कि आपने बताया कि भई नाम में कुछ थोड़े बहुत बदलाव करने के बाद जो ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं, बराबर? तो आज की डेट में जो भी कोई बिज़नेसमैन है या फिर भी कोई भी अलग फ़ील्ड में कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, बरोबर? और उसको अगर समझ लो कुछ रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, हाँ जी। तो वो अगर आपका कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो किसके थ्रू कर सकता है? आपका कोई मेल आईडी या फ़ोन नंबर आप कुछ अगर डिस्प्ले पर ज़ाहिर में देना चाहते हो तो? हाँ जी, मेरा नंबर है हुँ, और मैंने एक अलग सिस्टम भी बना रखा है। हुँ, रिजल्ट पर भी मैंने बहुत काम किया है। मैं गारंटेड रिजल्ट देता हूँ। कोई मुझसे जुड़े और उसकी लाइफ में चेंजेस ना हो या ट्रांसफॉर्म ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो ये दावा करता हूँ कि स्टैम्प पेपर पर आप साइन करवा लीजिए और मैं गारंटेड रिजल्ट दूंगा। अगर आपकी लाइफ विद इन 5 मंथ में ट्रांसफॉर्म ना कर दूं, या आप खुद ना कहें कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो ऐसा ना हो तो मैं आपकी फ़ीस रिटर्न कर दूंगा। इसलिए मैंने एक सिस्टम बनाया है कि क्लाइंट मुझसे 5 महीने तक जुड़ा रहे, क्योंकि ये आधे घंटे की कंसल्टेशन में पॉसिबल नहीं है। हुँ। और इस साइंस की ज़रूरत लो क्लास, मिडिल क्लास और आम लोगों को ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसका चार्ज सिर्फ 5,999 ही रखा है, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी और 5 मंथ तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा पर्सन से, उसे गाइड करने के लिए। मुझे अगर लगे कि उसे ज़रूरत है तो मैं उनका नेम करेक्शन भी करता हूँ, मोबाइल नंबर भी चेंज करता हूँ, साइन भी चेंज करवाता हूँ और प्रोफेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ताकि उन्हें जल्दी रिजल्ट मिले। यह एक कंप्लीट गाइड सिस्टम है। इसके लिए आप मेरे नंबर जो 7095115575 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ऑफ कैमरा अपनी बात हुई थी। ख़ास तौर पे तो मेरा एक मेन क्वेश्चन वही है कि भई ग्रहों का अपने जीवन में क्या असर रहता है? उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से मेरे से हाँ जी, हाँ। पहले तो आपको समझना होगा हुँ, ग्रह क्या है और हमें क्या देते हैं। ग्रह खराब या अच्छे नहीं होते, इनकी एनर्जी कम या ज़्यादा हो तो प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। एनर्जी बैलेंस कर देंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ग्रह इंसान की पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी अच्छी तो ग्रह अच्छे, पर्सनैलिटी खराब तो ग्रह खराब। अब खराब पर्सनैलिटी वाला कहाँ तक अपने बिजनेस को ले जा सकता है या सफल हो सकता है। अच्छी पर्सनैलिटी वालों में ग्रहों की स्किल होती है जो उन्हें कामयाब बनाती है। खराब वालों में वो स्किल नहीं होती, इसलिए अनसक्सेसफुल होते हैं। तो आइए ग्रहों को जानते हैं। सूर्य राजा है, लीडरशिप क्वालिटी, फ्रीडम, ऑथोरेटिव पर्सनैलिटी देता है। इनबैलेंस है तो ये क्वालिटी नहीं होगी। अपनी फीलिंग को, अपनी बात को दूसरों से कहने में संकोच करेगा पर्सन। चंद्रमा रानी है, इमोशन, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, केयर चंद्रमा देता है। इनबैलेंस है तो ये क्वालिटी नहीं होगी। हमारे मन के भाव और भावना चंद्रमा है। मंगल सेनापति है, कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, नेम एंड फेम, फाइनेंशियल इशू मंगल देता है। इनबैलेंस है
तो ये क्वालिटी नहीं होगी और प्रॉब्लम आएगी। भलाई और परोपकार की भावना मंगल देता है और लड़ने की ताकत मंगल देता है, क्योंकि ये सेनापति है। बुध राजकुमार है। कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, स्थिरता बुध लाता है। मोटिवेशन, बिजनेसमैन थिंकिंग, बुध बुद्धि का ग्रह है और बिना इसके कोई बिजनेस नहीं चला सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट अचीव योर गोल। बृहस्पति देवगुरु है। बड़ों का कर्तव्य है अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। जो भी हमें बड़ों से मिलता है, जैसे आशीर्वाद, संस्कार, व्यवस्था, ज्ञान, ये बृहस्पति है। नॉलेज, एडवाइस, सिस्टम, सॉल्यूशन हमें बृहस्पति देता है। शुक्र कला है, टैलेंट है। शुक्र हमारी लालसा है, जिसके पीछे इंसान सारी उम्र भागता है। चुस्ती, चालाकी, तेजी और जोश शुक्र देता है। इनबैलेंस है तो डिप्रेशन देगा। अपनी फीलिंग किसी को बताएगा नहीं पर्सन। शुक्र का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है, जैसे लग्जरी, सपोर्ट, अट्रैक्शन, डिप्लोमेटिक, फैशनेबल, मनी, करियर, रिलेशनशिप, ये सब शुक्र देता है। मैं इसे हैप्पीनेस भी कहता हूँ, क्योंकि इसे पाकर इंसान हैप्पी रहता है। शुक्र हमें सुख की अनुभूति करवाता है। बिना कला के, बिना टैलेंट के कोई अपनी फील्ड के टॉप पर नहीं पहुंच सकता। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि चाय वाला या कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो उनके बोलने की कला होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है और वो अपना सामान बेच पाता है। और आप कभी बॉम्बे के लोकल मार्केट गए हो तो वहाँ भी आपको ऐसे कलाकार मिल जाएंगे। जितनी अच्छी कला उतना बड़ा बिजनेस। और रियल में कला क्या होती है? कला वो है कि कलाकार नृत्य करते हुए भाव दिखाई निचोड़ने का और पब्लिक उठकर देखे कि पानी कहाँ गिरा है। ये कला है। और कला में निपुण होने के लिए आपको ये जो 5 सेंसेस है, इन पे काम करना होगा। किसी एक सेंस पर आप मास्टरी कर लोगे तो मैं कहता हूँ आप सफल हो जाओगे। दुनिया की कोई चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक नहीं सकती, रोक। क्योंकि इस जगत में जो सारा खेल है वो इन्हीं 5 सेंसेस का है। शनि कर्म फलदाता है। शनि जज है। न्याय पसंद है इन्हें और कर्म करवाना। हार्डवर्क, बेस्ट मनी हैंडलर, लॉजिकल, डाउन टू अर्थ, डिसीजन पावर, ये शनि देते हैं। इनबैलेंस है तो ये क्वालिटी नहीं होगी। आप जिंदगी में अप डाउन रहेगी, हर काम में ब्लॉकेज आएगी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि ठहराव है। इनकी दशा में लोग डर जाते हैं। ये आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को दूर करके रियलिटी का एहसास करवाते हैं और आपसे हार्डवर्क करवाना चाहते हैं। ये शनि है जो धैर्य के कारक भी है। राहु राहु को मैं फोकस कहता हूँ। एटीट्यूड, दबंग पर्सनैलिटी, ईगो, एग्रेसिव, एक्सीलेंट प्लानर और डिसिप्लिन, ये राहु देता है। इनबैलेंस है तो ये क्वालिटी नहीं होगी। राहु को मैं ध्यान कहता हूँ। आप देखोगे राहु आपकी कुंडली में जिस हाउस में बैठा है, आपके माइंड का 80% ध्यान उस हाउस पर होगा या उस हाउस से जो देखा जाता है उस पर होगा। आपके माइंड का 80% फोकस, इसलिए मैंने इसे ध्यान कहा। केतु जादू है। ट्रस्ट, डिटैचमेंट, डीप थिंकिंग, रिसर्चर, लकी, स्पिरिचुअलिटी, ये क्वालिटी केतु देता है। इनबैलेंस है तो ये क्वालिटी नहीं होगी। अपने काम को बार बार छोड़ देगा पर्सन। नेगेटिव थिंकिंग होगी। चाहे घूमने की यात्रा हो या जिंदगी की, करवाएगा केतु ही। इसलिए ये ट्रेवल का कारक भी है। जो विश्वास करना केतु सिखाता है, इसलिए इसे डिटैचमेंट का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि धोखा भी खाना पड़ेगा। मेरे लिए ये जादू है, क्योंकि केतु ढूंढना सिखाता है। केतु जिज्ञासा देता है जानने की। इसलिए मैं कहता हूँ मानो मत जानो। मेरी ढूंढने की जिज्ञासा ने ही मुझे यहाँ तक का सफ़र करवाया। बिना केतु के जिंदगी बेकार है। इसलिए ये मेरा फेवरेट और लकी ग्रह या नंबर भी रहा है। जैसे कि सर अभी अपन जो देख रहे हैं बराबर कि कोई शादी के पहले पेरेंट्स वगैरह कुंडली मिलाते हैं लड़के और लड़की की,
तो उसमें क्या ऐसी सिम्युलेटेड बातें होनी चाहिए और क्या वो इफ़ेक्ट करता है तो किस हिसाब से करता है उसका फिर मेरे को पूरा परिचय दीजिए? कुंडली मिलान को मैं हाँ, ज़्यादा महत्व नहीं देता, हाँ, क्योंकि जिनके 34-35 या 36 गुण भी मिलते थे, उनका भी डिवोर्स होते देखा है मैंने। हुँ, और जिनके 8 से 10 गुण भी मिलते थे, उन्हें साथ निभाते देखा है। तो मैं गुण मिलान में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी मैच होनी चाहिए। हुँ, इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और न्यूमरोलॉजी से मिलान करने पर हम पता लगा सकते हैं हाँ, दोनों के माइंडसेट का और साइकोलॉजी का, कि रिलेशन चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से आप पता लगा सकते हैं कि रिलेशन रहेगा या नहीं। इनको जानकर ही आपको शादी करनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये कि सर भाग्य में बदलाव हो सकता है, वो चीज़ पॉसिबल है क्योंकि कहीं न कहीं लोग फेलियर का भी सामना करते हैं, फिर वो मान लेते हैं, वो अपने आप को एक सर्टिफ़िकेट दे देते हैं कि भई मैं एकदम फेलियर हूँ, मेरा भी कुछ हो नहीं सकता, मेरी लाइफ़ में कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो ऐसी कोई निराशावादी स्थिति में भाग्य का बदलाव पॉसिबल है क्या कहीं से? कैसा है? एक्चुअली देखा जाए हाँ, तो 80% लोग इसलिए असफल है क्योंकि वो राइट प्रोफेशन में नहीं है। हुँ, अपनी क्वालिटी और अपनी कला मतलब टैलेंट के अनुसार प्रोफेशन में नहीं है, इसलिए असफल है। ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के द्वारा प्रोफेशन का चुनाव किया जाता है, और काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन मेरा फॉर्मूला अलग है। इनमें किसी एक ग्रह या नंबर के 10 से 15 प्रोफेशन निकलते हैं, जिससे पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि किसे चुने। मैं उसको उसकी क्वालिटी, उसके टैलेंट, उसकी प्रकृति और उसके स्ट्रेंथ पॉइंट के अनुसार उन्हें प्रोफेशन बताता हूँ, ताकि वे जल्दी सफल हो सके। भाग्य को 101% बदला जा सकता है। फिर सर समझ लो किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं हम्म और उसको न्यूमरोलॉजी के बारे में कंसल्टिंग करवाना है, तो ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं, बिना डेट ऑफ बर्थ के आप न्यूमरोलॉजी में कंसल्टेशन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। तो डेट ऑफ उसके बर्थ पीछे फिर जरूरी वो है। आदमी क्या कर सकता है मतलब उसके अगेंस्ट में अगर उसको कुछ करना है? डेट ऑफ तो बर्थ आप कंफर्म नहीं है, बराबर? तो आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं, हाँ, आप घर का वास्तु करवा सकते हैं। अच्छा, इनके भी बहुत बेटर रिजल्ट हैं। अच्छा। चीज़ें सब एक ही हैं। हुँ, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कह लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लो, चाहे वास्तु कह लो, हुँ, हुँ, सारे रास्ते उसी को जाते हैं। हुँ, हुँ, आपको चूज करना है कि आपको कौन सा चुनना है। ओके। सर और पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी में जो लोशु ग्रिड है, हाँ जी। उसकी मेरे को एक सटीक व्याख्या आप कर सकते हो कि भई लोशु ग्रिड का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से क्यों निर्माण हुआ है? उस बारे में कुछ अगर आप मेरे को बता सकते हो तो? हाँ जी, कहते हैं कीरो अंक ज्योतिष के जन्मदाता रहे हैं। हाँ, अंक ज्योतिष भी दो तरह की है, एक लोशो ग्रिड हाँ, और एक वैदिक ग्रिड। कहते हैं लोशो ग्रिड अपनी साइंस नहीं है। स्टोरी है कि लोशो नाम के एक सेठ थे, ये उनकी साइंस है। पर मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि लोशो ग्रिड शुक्र यंत्र है। अब हमारी चीज़ों को ले जाकर उसे मॉडिफाई कर देने देने से वो आपकी नहीं हो जाएगी। सारी विधाओं का जन्म भारत ही है, सनातन ही है। हमारे यहाँ जो धन के देवता कुबेर हैं, हाँ, आप देखेंगे वो फेंगशुई में जाके मेंढक की आकृति में उन्हें बदल दिया गया। हुँ, तो उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। हुँ, हुँ, हमारी डेट ऑफ बर्थ से जो चार्ट बनता है, हुँ, वो हमारी कुंडली है। आप देखोगे कि चार्ट में जो नंबर हैं, हुँ, हुँ, उन्हीं ग्रहों का हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रभाव है। हुँ, और इससे प्रेडिक्ट करना भी बहुत इजी है, और हुँ, ये साइंस आसानी से लोगों को समझ भी आ जाती है। हुँ, हुँ, मास्टर नंबर वो होता है जो पर्सन की लाइफ को यू टर्न करा देता है। हुँ, एक ऐसा नंबर जिसे एक्टिव करने पर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आपको सपोर्ट मिलता है, और लाइफ यू टर्न हो जाती है। हुँ, हुँ, तो मैं कहता हूँ नाम बदलने से 100% किस्मत बदल जाती है, क्योंकि इंसान को सारी ज़िंदगी समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है, जबकि प्रॉब्लम उसी के नाम में ही है। डेट ऑफ बर्थ का, नेम का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिर्फ सही कंपाउंड पर ले जाने से नेम बैलेंस नहीं हो जाता, ये मिथ्य है। इसमें और भी काफ़ी साइंसेस है, तब जाके आपका नाम बैलेंस होता है और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। और जैसे कि सर खास करके न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर को भी बहुत एक अहम हिस्सा माना गया है, बराबर? हाँ जी। तो आदमी अगर फेलियर के बारे में अगर इतना ज़्यादा गहरी सोच में है,
तो वो ऐसा भी सोचता है कि भाई चलो कोई कंसल्टिंग ने बोल दिया कि भाई ये करना पॉसिबल है, तो इससे थोड़ा लाइफ में उतार चढ़ाव में आपके थोड़ा स्थिरता आ जाएगी, मतलब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव बदलाव। तो न्यूमरोलॉजी में सर ऐसा पर्टिकुलर ऐसा विधान है कोई कि भाई मोबाइल नंबर चेंज करने से आदमी के जो प्रोफेशन में है उसमें चेंज पड़ता है, उसकी हेल्थ में अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को बात कीजिए। मोबाइल नंबर का हुँ, हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। हुँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमें ये जानने को मिलता है। मेरी रिसर्च में मैंने देखा कि जब इंसान का समय बुरा आने वाला होता है या बुरा चल रहा होता है, तो पर्सन अपने दुश्मन ग्रह के नंबर का मोबाइल नंबर ले लेता है या वो ही नंबर उसे अट्रैक्ट करता है, जिसे लेकर वो अपनी प्रॉब्लम बढ़ा लेता है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो बैड कॉम्बिनेशन होते हैं, वो उसके लाइफ पर बैड इम्पैक्ट डालते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन भी कर देते हैं। मैंने देखा कि पर्सन के न्यूमरोलॉजी चार्ट में जो बैड कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हें ही वो अपने मोबाइल नंबर में ले लेता है ज़्यादातर। जैसे 9 4 और 4 9 हेल्थ इशू देते हैं। 2 8 और 8 2 घर में शांति नहीं देते। 2 4 और 4 2 4 4 और 4 4 कोर्ट इशू देते हैं। 8 4 या 4 8 स्ट्रगल देते हैं। 2 6 और 6 2 रिलेशनशिप इशू देते हैं। इस तरह नंबर हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए मैं क्लाइंट के नंबर भी चेंज करता हूँ उसकी लाइफ और बिजनेस के हिसाब से, ताकि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। पंकज जी, पर्टिकुलर एक मेरी ज़हन में जो सवाल है पहले से, मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। लेकिन मेरे को विभिन्न स्तर पे अलग-अलग जवाब जो मिलते हैं, उसमें मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। कहीं न कहीं उसका निष्कर्ष एक ही जगह पे आता है। मतलब वो सटीक जानकारी मेरे को मिलती है, फिर भी मेरे को दिल को सुकून नहीं मिलता। बार-बार मैं यही जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष विद्या एक्चुअल में क्या है? और ये कैसे मतलब वर्क करता है? उसके बारे में आपके हिसाब से क्या व्याख्या रहती है, वो मेरे को बताइए? चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लो हाँ, या न्यूमरोलॉजी, हाँ। 9 टाइप की एनर्जी जो हमारी बॉडी और माइंड को फंक्शन करवाती है, हुँ, वो 9 प्लैनेट्स हैं। अब जिंदगी के सभी संदर्भों को या जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव को 12 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, जो कुंडली के 12 घर बने। कुंडली क्या है? आपका जन्म हुआ तब ग्रहों की पोजीशन देखने के लिए ब्रह्मांड की फोटो खींची गई, या जो आपकी कुंडली बनी। तो 9 प्लैनेट्स और 12 घर और बाकी 28 नक्षत्र थे। ये बेस था हमारा ज्योतिष का। 12 राशियां जो हैं, वो अपनी नहीं है। राशियों का विज्ञान हमारा नहीं था। राशियां ग्रीक से आई, तकरीबन 600 बरस पहले। उससे पहले का यही बेस रहा है। हमारा जो 5000 6000 वर्षों से चल रहा है। ज्योतिष आज का विषय नहीं है। इसकी उत्पत्ति वेदों के साथ हो गई थी। ऋषि भृगु ने भृगु संहिता लिखकर इस संसार को ज्योतिष से अवगत करवाया। यवन जातक पढ़ोगे तब समझ आएगा राशियां कहाँ से आई। उन्होंने क्या किया? सूर्यदेव पूर्व से निकलते हैं और पश्चिम में जाते हैं। हाँ, तो जिस हाईवे से ये जाते हैं, हुँ, उस हाईवे पर, उस रोड पर जो तारों का समूह है, इन्हें मिलाकर कुछ आकृतियां बनी, जिन्हें राशियों में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह 9 प्लैनेट्स, 12 घर, 12 राशियां और 28 नक्षत्र रहे। और जब चारों कोऑर्डिनल पॉइंट मिलाकर जो सेंटर में ब्रह्म उत्पन्न हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा हुए, तो इन पांचों को मिलाकर 33 नक्षत्र हुए, जो हुँ, वास्तु में 33 देव का रूप है। हुँ। तो ये कुंडली का बेस रहा है। अच्छा, जैसे कि पंकज सर आपने अभी नवग्रह के बारे में मेरे को बताया, बराबर? लेकिन खास तौर पे लोग शनि और राहु से इतना डरते क्यों हैं? एक्चुअली ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर की ज्योति, जो मनुष्य को सारे दुखों और भयों से मुक्त करके हाँ, उसे खुशहाली और समृद्धि से प्रकाशमय कर दे। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें सीखने वालों ने भय दिखाकर राज किया और मनुष्य के जीवन को अंधकार में ढकेल दिया। पहले मंगल से डराते थे पैरासर वाले, लाल किताब ने बुध से डराया। फिर शनि से डराने लगे, अब राहु से डराते हैं। अब शनिदेव को पता ही नहीं मेरी वजह से इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। पता नहीं कितने लीटर तेल वेस्ट हो रहा है। अगर तेल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न होते, तो थोड़ा थोड़ा क्यों, मैं तो कहता हूँ 15 लीटर का डब्बा एक ही बार में क्यों नहीं हाँ, चढ़ा देते। उनके भी स्विमिंग पूल का बंदोबस्त हो जाए और आप भी मस्त हो, वो भी मस्त। इतने सालों से कचरा भरा है, जो जंग लगी है यहाँ,
वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। पीटा तो हनुमान जी ने था हाँ। शनिदेव को, उपचार भी उसी समय कर दिया था, हाँ। लेकिन रिकवरी आप सारे भारत से करवा रहे हो, हाँ। जैसे जख्म अभी तक भरे ही नहीं। हाँ। ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है बहुत ज्ञानी ज्योतिष रहे होंगे जिन्होंने ये परंपरा चलाई, या फिर उनके पास तेल नहीं होगा तो सोचा होगा जो भी 500 ml 1 लीटर हो तो हफ्ते भर का जुगाड़ हो जाए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई मिथ्य हैं ज्योतिष में जिन्हें मैं हटाना चाहता हूँ। हाँ। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में लोगों को भ्रमित किया जाता है, उन्हें बहुत घुमाया जाता है इन 9 प्लैनेट्स के चक्कर में। सारी जिंदगी वो इन प्लैनेट्स के चक्कर में घूमता रहता है। कभी कहते हैं मंगल खराब, कभी शनि, कभी सूर्य, कभी बुध, कभी शुक्र, और कुछ समझ ना आए तो राहु खराब है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम राहु देता है। हाँ। अब ये तो बोल नहीं सकते कि जो प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आई कहाँ से? तो वो राहु ने किया है, हाँ। और अगला कह दे कि मेरा तो राहु उच्च का है, हाँ। तो आपकी महादशा खराब है। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है वो आपकी महादशा के कारण हो रहा है, उसके उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है हाँ। और पीड़ा का कारण ही अज्ञानता है। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ मानो मत, जानो। हाँ। सर, वास्तुशास्त्र एक्चुअल में क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कितने साल पुराना है? वास्तु का अर्थ है वास करने योग्य स्थान। हाँ। हमारे निवास स्थान का प्रकृति के साथ संतुलन में होना वास्तु है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो जिंदगी के किसी भी संदर्भ से हो। हाँ। तो एक बार भगवान शिव और अंधिकासुर के बीच युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध में शिव और अंधकासुर के पसीने से एक बूंद धरती पर गिरी, दोनों के पसीने से मिक्स बूंद। जहां वो बूंद गिरी वहां एक विशाल प्रकृति के पुरुष का जन्म हुआ, जिसे देखकर युद्ध रुक गया। देवों को लगा कि किसी असुर का जन्म हुआ, और असुरों को लगा किसी देव का जन्म हुआ। तो दोनों बहस करने लगे कि ये मेरा है। देवों ने कहा ये देव है, असुरों ने कहा ये असुर है। तो वो उन्हें लेकर ब्रह्मा जी के पास गए समाधान के लिए कि प्रभु ये नई उत्पत्ति क्या है। ब्रह्मा जी ने उसे अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी और कहा तुम धरती पर जाओ, तुम्हारा निवास स्थान है, और उन्हें नाम दिया वास्तु पुरुष। वो धरती पर जाकर औंधे मुंह लेट गए, तो देवों ने और असुरों ने उनकी बॉडी पर अपना स्थान स्थापित कर लिया, अपनी जगह फिक्स कर ली। 33 देव और 12 असुरों ने। तो ऐसे वास्तु पुरुष मंडल स्थापित हुआ। ये वही 45 शक्तियां हैं जो सृष्टि का संचालन करती है और भवन का संचालन करती है। किसी भी वस्तु, कार्य या परिस्थिति के क्रिएशन से डिस्ट्रॉइंग तक इनका बड़ा महत्व है। अब वास्तु के इतिहास पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ। जैसे कि ज्यादातर वास्तुशास्त्रों की शुरुआत विश्वकर्मा प्रकाश से होती है, मेरी भी वहीं से हुई। कहा जाता है साउथ के लोग वास्तु में ज्यादा निपुण हैं, हाँ। पर मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखा इसलिए वे निपुण हैं, और हमने अपनी परंपरा को खो दिया इसलिए हम पीछे रह गए। सच तो ये है कि प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री और विद्वान मेवाड़ के सूत्रधार मंडन थे, जिन्होंने वास्तु पर कई ग्रंथ लिखे। काशी के कविंद्राचार्य की सूची में मंडन द्वारा रचित ग्रंथों की सूची मिलती है, जो महाराणा कुंभा के दरबार के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री थे और उस समय के भारत के सबसे प्रकांड विद्वानों में से एक थे, जिनके दिशा निर्देश में कुंभलगढ़ किले का निर्माण हुआ, जो अजय दुर्ग था, जिसे जीतना आसान नहीं था। इनके भाई थे नाथा, जिन्होंने वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की। मंडन ने जो शास्त्र दिए हैं वे देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ वास्तुशास्त्र, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार। जो इतने ग्रंथ वास्तु पर लिख दे वो महान वास्तुशास्त्र ही रहे होंगे। और जो दूसरे वास्तु के ज्ञाता थे वो थे राजा भोज, जिन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, पर दुर्भाग्यवश अभी 20-25 ही रहे हैं। राजा होने के साथ साथ वे परम विद्वान और रचनाकार भी रहे हैं। उन्होंने वास्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ सम्रांगण सूत्राधार की रचना की। जब इन्होंने गांगे देव और जयसिंह तेलन को हराया, तब से एक कहावत चली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज एक महान विद्वान थे, पर साथ ही वो एक राजा भी थे। उन्होंने यहाँ एक गेम खेला, कुछ सीक्रेट्स उन्होंने छुपा लिए।
उन्होंने दो तरह का वास्तु बनाया, राजा के लिए अलग वास्तु और प्रजा के लिए अलग वास्तु, ताकि प्रजा उसे फॉलो करे और कभी राजा ना बन पाए। और आप देखो कि आज की प्रजा भी उसे ही फॉलो करती है। रसोई कहाँ बनाते हैं? साउथ ईस्ट में। और बेडरूम कहाँ बनाते हैं? साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट की रसोई अधिक कठिन मेहनत करने के लिए जोश और उत्साह प्रदान करती है, ताकि आप हार्डवर्क करो और मजदूर बनो। और साउथ वेस्ट का बेडरूम जिसका काम कौशल प्रदान करना है, ताकि आप बेहतर प्रोडक्ट बनाओ और राजा को दो। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के या विश्व के किसी भी राजमहल में किचन साउथ ईस्ट में नहीं है। सही ज्ञान सिर्फ राजाओं तक सीमित था, और जिसने इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की, उसे राजा भोज द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता था। जब परमात्मा ने सबको बराबर दिया है, तो आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि किसे कम मिले और किसे ज्यादा? मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो वास्तु में 32 ग्रंथ हैं, जिनमें मुख्य रहे हैं विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्राधार, मयमतम, बृहत संहिता और राजवल्लभ वास्तुशास्त्र। और इन्हें पढ़कर कोई वास्तुशास्त्री नहीं बन जाता, क्योंकि वास्तु में वस्तु विशेष के गुणधर्म का अध्ययन जरूरी है, जो इनमें नहीं है। उसके लिए आपको वैशेषिक, जो कनाद मुनि ने लिखा है, उसे पढ़ना होगा, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझना होगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के गुणधर्मों का विवरण है। ऋषि वो जो मंत्रों के रचयिता हैं, मुनि वो जो अध्ययन कर मनन कर जगत को एक शास्त्र दे। तो दिशाओं का बहुत महत्व है वास्तु में। 16 दिशाएं हैं, 32 द्वार हैं, 45 देवताज हैं, जिनके बेस पे पूरा संचालन होता है। और ये अगर इनबैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और बैलेंस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पंकज जी, जैसे कि अपन बात वास्तुशास्त्र की हुई, तो आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि वास्तु में जो चेंजेस किए उसके बारे में बहुत बड़े बदलाव उसको देखने मिले हो? ऐसा कोई वाक्य हो तो आप मेरे को तो से जी, बताइए। वास्तु की जरूरत दो चीजों के लिए होती है। पहली, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। दूसरी, मैनिफेस्ट के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए मैं इसे पूंजीपतियों का विषय कहता हूँ, क्योंकि वे अपनी डिजायर पूरी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भवन की प्रोग्रामिंग करके इच्छाओं को पूरा किया जाता है। तो यह बहुत अपर लेवल का विज्ञान है। मैं वास्तु करने के लिए 23,000 चार्ज करता हूँ। व्यक्तिगत अनुभव, मेरे एक क्लाइंट थे जयपुर से, उन्हें काफी समय से संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने वहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो रिफ्रेशमेंट का जोन है, वहाँ एक देव है प्रजन्य, वहाँ मैंने मेरा फॉर्मूला लगाया। ये सीक्रेट होता है। मैंने वहाँ एक चिड़िया का घोंसला लगाया और अपना कुछ फॉर्मूला लगाया। थोड़े महीने बाद उन्हें कंसीव हुआ और एक लड़के का जन्म हुआ। ये तो नॉर्मल सा है। ऐसा अनुभव शेयर करता हूँ जहाँ मैं असमंजस में पड़ गया। एक बार एक क्लाइंट ने मुझे बुलाया, मुझे पहले से जानते भी थे वो। उनका रिलेशन डिवोर्स पर था, इसलिए वो बड़े टेंशन में थे। बड़े थे, तकरीबन 40-42 ईयर की एज, और उनकी वाइफ 34-35 की होगी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो लड़े ना हो। उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनके घर का वास्तु मैप किया, और मैंने देखा वहाँ कुछ इनबैलेंस नहीं था। मैं असमंजस में पड़ गया, अब क्या करूं? मैंने उनसे कहा थोड़ा समय लगेगा, और वहाँ बैठ गया। उनका झगड़ा भी देखा। हेल्थी सी वाइफ थी उनकी। शाम को मैंने उन्हें कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, तो वो अपनी कार में मुझे लेने छोड़ने जा रहे थे। उन्होंने कहा सॉल्यूशन मिला? मैंने कहा हाँ, मिल गया। पहले एक बात बताएं कि आपने अपनी वाइफ को लास्ट बार आई लव यू कब कहा था? उन्होंने थोड़ा जोर दिया दिमाग पर और बताया तकरीबन 8 साल पहले। मैंने कहा एक बार हिम्मत करके उन्हें आई लव यू कह देना। वो मुझ पर गुस्सा हो गए, कहने लगे ये कोई सॉल्यूशन है? उम्र क्या हो रही है मेरी, क्या सोचेगी वो? मैंने कहा आप एक बार कर दो, फिर मैं देखता हूँ। अगले दिन 2-3 घंटे लगे, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके फाइनली उन्होंने बोल दिया। वाइफ ने कहा क्या पागल हो गए हो, इस उम्र में प्यार का भूत कहाँ से सवार हो गया?
ये कहकर मुस्कुराकर चली गई। थोड़े दिन बाद उनका कॉल आया और उन्होंने कहा, आपने क्या किया? उस दिन के बाद हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, हम प्यार से रह रहे हैं और सब ठीक है। तो कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने होता है, हाँ। पर दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए किसी ज्योतिष या वास्तुशास्त्री के दृष्टिकोण की जरूरत होती है। हाँ। लॉजिक ये था कि उनकी वाइफ थी वाटर एलिमेंट हम्म, और वो थे मेरी तरह फायर एलिमेंट। हम्म, वाटर वाले इमोशनल होते हैं हाँ। और फायर वाले को इमोशन समझ नहीं आता। आग और पानी एक दूसरे के एंटी है, ये उनकी लड़ाई का कारण था। हाँ। और जब मैंने इन्हें इमोशन दिखाने को फोर्स किया तो मामला सेट हो गया। वाटर वाले को इमोशन ही चाहिए, क्योंकि मैं ठहरा सांख्य दर्शन का भी ज्ञाता। हाँ। सांख्य के जो 25 एलिमेंट्स हैं, हाँ। इन्हें भी डिकोड किया है मैंने। तत्वदर्शी हूँ, तत्वों की गणित जानता हूँ। आप कभी तमिलनाडु साइड गए, वहाँ मंदिरों में भगवान सदाशिव की मूर्ति देखने को मिलेगी, हाँ। जिनके 25 मुख हैं और 75 नेत्र हैं। तो वो हर मुख एक एलिमेंट को दर्शाता है। सांख्य के जो 25 एलिमेंट्स हैं उनको दर्शाता है, और जो हर फेस पे 3 नेत्र हैं वो रजस, सतव और तमस को दर्शाते हैं। तो ये हमारा सनातन है। पंकज जी, आपने ऑफ कैमरा अभी बात की थी, तो आप ईश्वर से बहुत लगाव रखते हैं और हाँ जी। उसका हर एक पे मतलब चीज़ पे आप उसका धन्यवाद करते हैं। तो हाँ ऐसा जी। पर्टिकुलर कोई रीज़न है कि फिर वो खाली बस एक फॉर्मेलिटीज़ है? ईश्वर पर विश्वास मतलब खुद पर विश्वास। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वो खुद को कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर में विश्वास रखना अनबिलीव में विश्वास रखना है, जो अनकॉन्शियस पर विश्वास रखने जैसा है। एक पंजाब के फकीर रहे हैं बुल्ले शाह, उनकी कुछ लाइनें याद आ गई मुझे। फकीर का मतलब समझते हैं? हद हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे, वाको नाम फकीर। हाँ। तो फकीरों का जो ओहदा है वो पीरों और औलियाओं से बड़ा है। तो बाबा बुल्ले शाह अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक साथी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि बाबा हम फकीर हैं, कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब हमें खाना भी नहीं मिलता, फिर भी आप उस ईश्वर का इतना धन्यवाद शुक्रिया करते हैं जैसे उसने ना जाने कितने हीरे जवाहरात दे दिए हों। तो बाबा बुल्ले शाह मुस्कुरा दिए और उस साथी से कुछ लाइनें कही जो मुझे बहुत पसंद है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुੱਲ ना जानी, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जगत च कोई, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। तो ईश्वर का धन्यवाद हमें देना चाहिए हर काम के लिए। बस ईश्वर के धन्यवाद के साथ ये पॉडकास्ट हम इधर समाप्ति की घोषणा करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में वो खुशहाली आए, कि आप सभी का स्वास्थ्य भगवान आशुतोष शंकर बरकरार रखे। बस यही शुभकामना के साथ मैं और पंकज सर आपके साथ विदा कर रहे हैं। जय सिया राम, जय सनातन धर्म।